नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी कुर्जां लेकर। ये कहानी मैंने 1 अक्टूबर 2004 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी कुर्जां। सूर्यदेव उदयांचल पर आरूढ़ हुए ही थे कि पक्षियों ने कलरव कर उनका यशोगान किया। पेड़ पौधों ने पत्तों पर ओस की बूंदों को धारण कर उन्हें जलांजलि दी, तो खुशबू चुराती ताजी हवाओं ने भी फूलों की कुछ पंखुड़ियां गिराकर उन्हें पुष्प अर्पित किए। मनुष्य से कई गुना अधिक आस्तिकता का विस्तार तो प्रकृति की मौन भाषा में है। देखते ही देखते आकाश प्रकाश किरणों से भर गया। अक्टूबर की हल्की गुलाबी ठंड में न जाने कहां से आकर धूप का एक टुकड़ा मेरे बरामदे में पसर गया। क्या अंधेरा जाते जाते उसे कोई संदेश दे गया था? उड़ती निगाह से मैंने अखबार के मुख पृष्ठ पर छपी हेडलाइंस पढ़ी। कश्मीर में 10 आतंकवादी मरे, 3 जवान एवं 1 मेजर शहीद। एक मनुष्य होने के नाते मुझे इन रक्त रंजित शब्दों एवं मनहूस खबरों से मायूस होना चाहिए था, पर इस खबर ने मुझे उत्तेजित नहीं किया। यह आए दिन की खबरें थी। मैं तटस्थ रहा। मुख पृष्ठ के नीचे वाली खबर पर मेरी नजर पड़ी तो मैं स्तब्ध रह गया। मेजर अजय अग्रवाल शहीद। मैंने आनन फानन पूरी खबर पढ़ी तो पल भर के लिए मेरी नसों में खून जम गया। जम्मू में एक होटल में घुसे आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के प्रयासों में गत रोज सुबह मेजर अग्रवाल शहीद हो गए। कल रात विमान से उनका शव हमारे शहर आ चुका था। आज सुबह 9 बजे अंत्येष्टि होनी थी। मैंने अपने आप को संभाला और इस खबर के एक एक अक्षर को पुनः ध्यान से पढ़ा। मेरी नज़र फिर हेडलाइंस पर गई। इस बार मैंने हेडलाइंस तथा इसके नीचे खबर के विस्तार को पूरे से पढ़ा। इससे आगे पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं था। क्या मेरा प्रिय मित्र अजय हमें यूं छोड़कर चला जाएगा? अभी तो उसके विवाह को 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे। अभी 1 माह पूर्व ही उसके बच्चे के जन्मोत्सव की पार्टी में वह और रानी कितने खुश नजर आ रहे थे। अंकल आंटी के हृदय में खुशी नहीं समाती थी। रम के 2 पैग मैंने उस दिन अजय के साथ लिए थे। रम के दूसरे पैग को हलक से उतारते हुए उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, अश्विन, अब तू भी शादी कर ले। कहे तो रानी की छोटी बहन से बात चलाऊं। रानी जैसी ही खूबसूरत है, गोरी लंबी चिट्टी। फिर कुर्सी पर बैठे बैठे ही पीछे मुड़कर तेज आवाज से पुकार कर उसे बुलाया, रवीना, जरा इधर आना। गोरी चिट्टी यूनानी प्रतिमा की तरह तराशी एक नाजनी मेरे सामने थी। अजय के इस अप्रत्याशित व्यवहार से मैं झेप गया, पर उसकी फौजी जिंदादिली ने बातों का रुख ही मोड़ दिया। रवीना, मीट माई फ्रेंड अभिमन्यु सिंह। इसके बचपन से झेंपने की आदत है, बट ही हैज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस। स्कूल की परीक्षाओं में मैं इसकी खूब नकल करता था। यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा था। बाद में वह तो एक्सक्यूज मी कहकर चला गया। मैं और रवीना कई देर बतियाते रहे। शायद यह एक्सक्यूज मी उसने सदैव के लिए कह दिया था। अजय के घर जनसैलाब उमड़ आया था। अपने शहर के जांबाज सिपाही को नमन करने एवं श्रद्धांजलि देने सारा शहर खड़ा था। अजय का शव बाहर लंबे चौड़े बगीचे के बीच तिरंगे में लिपटा था। रानी शव के बाईं ओर तथा अंकल आंटी शव के दाईं ओर बुत बने ऐसे बैठे थे मानो उनके जीवन भर की कमाई खो गई हो। उनकी पत्थर बनी आंखें बता रही थी कि पूरी रात उन्होंने अथाह आंसू बहाए होंगे। राजनेता एवं वीआईपी अजय के शव के आगे पुष्पहार रख रहे थे। भीड़ में से बार बार नारों का नाद गूंज रहा था,
जब तक सूरज चांद रहेगा अजय तुम्हारा नाम रहेगा। नारों का नाद थमता तो कई बार रानी एवं अंकल आंटी की आंखों से आंसू छलक जाते। उनके रिश्तेदार एवं अन्य लोग उन्हें ढाढ़स बंधाते, आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, वह मरा नहीं, अमर हो गया है। अजय के शव का अंतिम दर्शन कर पुष्पांजलि देते हुए पल भर के लिए मानो मेरा रक्त प्रवाह रुक गया। मित्र के पार्थिव शरीर को देखकर हृदय चित्कार उठा। मेरा मन एक सिपाही का अभिनंदन कर रहा था, पर मित्र के अवसान से मैं बेहोश हो उठा। पुष्पहार रखकर बाहर आते आते मेरी आंखों में आंसुओं की लड़ी लग गई। मैं रानी एवं अंकल आंटी को अपनी संवेदनाएं भी नहीं कह सका। इतना साहसी कहां बचा था। इसी शहर की स्कूल में मैं और अजय 12 वर्ष साथ पढ़े, पहली से हाई स्कूल तक। वह बचपन से ही एक जांबाज फौजी के गुणों से भरा था। मुझे याद है जब हम दोनों 5वीं जमात में थे, एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई थी। प्रतियोगिता में वह एक सिपाही बनकर आया था। उसकी आंखें आत्मविश्वास से लबरेज थी। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार लेते हुए उसने सैल्यूट किया। तब किसे पता था कि सारा राष्ट्र एक दिन इस सूरमा का अभिनंदन करेगा। हाई स्कूल करने के बाद उसका एनडीए में चयन हो गया एवं वह देहरादून चला गया। आगे की पढ़ाई, प्रशिक्षण एवं कमीशन भी वहीं हुआ। मैंने आगे बीए कर एमबीए किया। नौकरी करना मेरे बस में नहीं था। मैंने इसी शहर में ऑटो पार्ट्स का उद्योग प्रारंभ किया। संयोग से कुछ समय में ही उद्योग अच्छा चल निकला। इस दरमियान मैं और अजय जब जब मिलते, दोनों घंटों बचपन की मधुर स्मृतियों को कुरेदते रहते। मेजर का प्रमोशन मिला तो उसने सबसे पहले मुझे सूचित किया, अभिमन्यु सिंह, दिस इज मेजर अजय। उस दिन वह कितना खुश था। मैंने बधाई दी तो हंसकर बोला, यारों की बधाई ऐसे कबूल नहीं होती। वहां आऊंगा तब मिठाई तू खिलाएगा और पार्टी मैं दूंगा। जिस दिन अपने विवाह का कार्ड लेकर वह घर आया, मैं पापा मम्मी के साथ ही बैठा था। पापा को कार्ड थमाते हुए वह बिंदास बोल रहा था, अंकल, सारी दुनिया एक तरफ और अभिमन्यु एक तरफ। पूरे 5 दिन इसकी इंडस्ट्री में ताला लगवाऊंगा। मित्रता वह नियामत है जो ईश्वर नसीब वालों को ही बख्शता है। अजय की अर्थी बगीचे से उठी तो परिवार एवं रिश्तेदारों का करुण विलाप देखकर सबकी आंखें नम हो गई। 10 दिशाएं चित्कार उठी, नियति कितनी निष्ठुर है, मृत्यु कितनी दर्दनाक। वैज्ञानिक प्रगति के उत्कर्ष को छूने वाला इंसान आज भी मृत्यु के आगे लाचार है, विवश है। जीवन कितना क्षणभंगुर एवं अनित्य है, मृत्यु आज भी अमर है, शाश्वत है। शमशान अजय के घर से 3 किलोमीटर दूर विशाल हनुमान झील के किनारे था। पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया। सारे रास्ते दोनों ओर लोगों का हुजूम नम आंखों से अपने शहर के सूरमा को विदाई दे रहा था। सारे रास्ते नारे गूंजते रहे। अर्थी के पीछे असंख्य लोगों की भीड़ चल रही थी। देशभक्तों का जुनून एवं पांव की गति भी कभी रुकी है। झील के किनारे अजय की चिता पहले से सजी थी। चिता जलाने के पूर्व तिरंगा हटाया गया, मातमी धुन बजाई गई एवं सशस्त्र सलामी दी गई। दाह संस्कार के लिए अंकल अपने पुत्र को साथ लिए मुखाग्नि देने आए तो जय जयकार के नारों से दिशाएं गूंज उठी। मुखाग्नि के बाद मैं झील के किनारे आकर बैठ गया। लोग अलग अलग झुंडों में झील के किनारे फैल गए। मेरे पास अलग अलग झुंडों में 4-5 लोग बैठे बतिया रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। सामने झील पर असंख्य कुर्जा पक्षी कलरव कर रहे थे। साइबेरिया में उत्तरी यूरोप से हजारों मील उड़कर आने वाले ये प्रवासी पक्षी शीत ऋतु की दस्तक के साथ ही
राजस्थान की झीलों एवं तालाबों के किनारे प्रतिवर्ष आते हैं एवं शीत ऋतु के समाप्त होते होते पुनः चले जाते हैं। मेरे पास बैठे लोग आतंकवाद पर गंभीर चर्चा में तल्लीन थे। अजय की शहादत ने सारे शहर को गंभीर चिंतन का विषय दे दिया था। झुंड में एक एक कर लोग अपने विचार रख रहे थे। बहुत बुरा हुआ। बेचारे दीनानाथ जी एवं अजय की मां पर क्या गुजरी होगी। एक जवान बेटे का खोना कितना बड़ा गम है। शहादत का साक्षी होना एवं शहादत के दंश को भोगने में बहुत अंतर है। अजय की विधवा एवं बच्चों का क्या होगा। ईश्वर ऐसा किसी के साथ न करे। तुम ठीक कहते हो भैया। सरकार तो मूर्ति लगवाकर एवं पेंशन देकर अपना फर्ज पूरा कर लेगी, पर भुगतना तो उसके परिवार वालों को ही है। हर रोज अखबार में 10 आतंकवादियों के मरने की खबर आती है। हमारे सिपाही भी मरते हैं, पर आतंकवाद अपना पांव पसारता ही जा रहा है। सरकार की नीति ही लचीली एवं दोगली है। आतंकवादियों को तो देखते ही मार देना चाहिए। दुर्जनों का तो अपकार से ही शमन किया जाता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शांति की कोई भाषा उन्हें समझ में नहीं आती। उन्हें समझाने का प्रयास भैंस के सींग पर राई ठहराने जैसा है। झुंड में से एक व्यक्ति बोला, सरकार भी कितनों को मारे। कीड़ी नगरे की तरह ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। मरने वाले अधिकांश आतंकवादी 18 से 25 वर्ष के युवक हैं, जिन्हें मजहब के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। अब एक दूसरा व्यक्ति झुंड में से बोल रहा था। चर्चा अब गर्म होने लगी थी। मैं मौन बैठा सारे वार्तालाप को सुन रहा था। लोग शायद ठीक कह रहे थे। आतंकवाद का दानव आज सारी संसार की मनुष्यता को निगलने मुंह फाड़े खड़ा है। संसार आतंकवाद के दावानल में जल रहा है। कलयुग के काले रूप की इससे भयावह कल्पना नहीं हो सकती। आतंकवाद चील, गिद्ध एवं कुत्तों की तरह नौच नौच कर मानवता को खा रहा है। आंख के अंधे लोगों को रास्ता दिखाया जा सकता है, पर मजहब परस्त लोगों को नहीं। क्या परमात्मा का कोई वर्ण, जाति, कौम या मजहब है? मुरली की तानों, मस्जिद की अजानों एवं गिरजा के गानों में वही एक है, पर पाखंडी एवं धर्मांध लोगों को यह नहीं समझाया जा सकता। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। धर्मांध लोग भी मात्र अपने चश्मे से देखने के आदी हो गए हैं। कभी एक राष्ट्र आतंकवाद का शिकार हो रहा है तो कभी दूसरा। जिसकी फजीहत होती है वह नसीहत देने लग जाता है। जिसके ऊपर बिजली गिरती है वह चीखता है, चिल्लाता है। दूसरे कूटनीति की थोथी भूसी कूटने लग जाते हैं, ये जानते हुए भी कि आतंकवाद की संकीर्ण विचारधारा एवं संकुचित मानसिकता का एक दिन वह भी शिकार हो सकता है। क्या सभी राष्ट्र इस पर एकजुट नहीं हो सकते? क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? जंगल में लगी आग घटाओं के एकजुट होकर बरसने से ही मिट सकती है। मनुष्यता के सामने यह समीचीन प्रश्न यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। सामने कुर्जा पक्षियों का एक और नया झुंड झील पर उतर रहा था। मैं सोच रहा था पक्षियों को कितनी आज़ादी है, कितनी स्वाधीनता है। हजारों मील दूर से ये पक्षी बेरोक टोक आते हैं। इन्हें अफगानिस्तान के पक्षी नहीं रोकते, पाकिस्तान के पक्षी नहीं रोकते, भारत के पक्षी भी नहीं रोकते। इन्हें किसी प्रकार के पासपोर्ट एवं वीज़ा की भी जरूरत नहीं है। असीम आसमान को कोई सीमाओं में नहीं बांट सकता। अगर मनुष्य के पंख होते तो आसमान को भी रक्त रंजित कर देता। शायद इसीलिए विधाता ने मनुष्य को पंख नहीं दिए। धरती को हमने फिर क्यों सीमाओं में बांट दिया है? कई नदियां पाकिस्तान से होकर भारत में आती है, कई नदियां हमारे यहाँ से होकर वहां जाती है। पहाड़ बेरोक टोक फैले हुए हैं। वायु इधर की गंध लेकर उधर जाती है, उधर की गंध लेकर इधर आती है। वृक्षों के बीच रजकण एवं घुमक्कड़ बादल इधर उधर उड़कर आते जाते रहते हैं।
सूर्य तटस्थ भाव से सबको प्रकाश देता है। चंद्रमा निष्पक्ष भाव से अपनी शीतल किरणें बरसाता है। फिर क्यों मनुष्य ने सीमाएं बना ली है? क्यों मनुष्य पर इतना अंकुश है? आतंकवादियों को मारने वालों को हम शहीद कहते हैं एवं हमें मारने वालों को वे शहीद। मरने वाले आतंकवादी भी किसी के बेटे भाई एवं पति हैं एवं मरने वाले सिपाही भी किसी के बेटे भाई एवं पति हैं। दोनों तरफ से कोई भी मरता हो, मनुष्यता का तो विनाश ही है। दोनों के घरों में होने वाले विलाप की एक ही भाषा है। सभी के आंसू से पिघलने वाले दर्द की एक ही कथा है। ऊपर बैठे मालिक ने तो हमें मात्र धरती दी, क्षितिज तक फैली धरती, असीम धरती। मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं ने उसे सीमाओं में बांट दिया। क्या धरती पुनः कभी असीम बनेगी? क्या मानव जाति मनुष्यता के ध्वज तले खड़ी हो सकेगी? क्या हर राष्ट्र की आत्मा धरती की आत्मा के साथ एकीकार कर सकेगी? क्या हम ऊपर जाकर ईश्वर को जवाब दे सकेंगे कि मनुष्यता ने अब सीमाओं की बेड़ियां तोड़ दी है? क्या हम कभी एक विश्वग्राम की स्थापना कर सकेंगे? ज्ञान का दीपक जलाने से ही आतंकवाद का तिमिर हटेगा। प्रेम के बीज को अंकुर बनाने के लिए वैचारिक एकजुटता का जल चाहिए। क्या हम उसे जुटा सकेंगे? धर्मांधता एवं निजी महत्वाकांक्षाओं की अनेक नदियां मनुष्यता के समुद्र में विलीन होकर ही महासंगम को जन्म दे सकेंगी। क्या चेतना के पंख लगाकर हम मनुष्यता के अनंत आकाश पर उड़ सकेंगे? प्रभु, हमें मात्र उतना विवेक दो जितना आपने कुर्जा को दिया है। तभी किसी ने आवाज दी, कपाल क्रिया हो चुकी है, जो जाना चाहे जा सकते हैं। अजय की चिता की लपटें अब शांत होने लगी थी। इस चिता में अजय नहीं, मनुष्यता भस्मीभूत हुई थी। मेरे बाएं कंधे पर गमछा लटकाए मैं शमशान से वापस लौट रहा था। मेरे दाएं कंधे पर मनुष्यता की लाश झूल रही थी। मेरे दग्ध हृदय से एक ही पुकार उठ रही थी, फिर अवतार लो हे प्रभु। धन्यवाद मित्र, यही थी कहानी।